बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में हम पढ़ेंगे शब्द निर्माण किस प्रकार से होता है। तो शब्द निर्माण जो है उपसर्ग द्वारा किया होता है, प्रत्यय द्वारा होता है, समास द्वारा होता है और संधि द्वारा होता है। तो इनके द्वारा शब्द निर्माण होता है। तो उसमें हम पढ़ेंगे आज उपसर्ग। भाषा का प्रवाह एक नदी के समान होता है। नदी छोटी छोटी जलधाराओं के मिलने से बनती है और संपन्न होती जाती है। शब्दों के पहले या बाद में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्दों की रचना होती रहती है। भाषा के लिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शब्दों के माध्यम से ही भाषा सजीव और पुष्ट बनती है। शब्दों का निर्माण कई प्रकार से किया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि शब्दों का निर्माण कई प्रकार से होता है, जैसे कि उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, समास द्वारा और संधि द्वारा। प्रत्येक भाषा के समय समय पर नए शब्दों का निर्माण होता रहता है। इसके लिए कुछ मूल शब्दों से पहले शब्दांश लगाकर नया शब्द बनाया जाता है। तो जब हम शब्द निर्माण उपसर्ग द्वारा करते हैं तो उसमें कैसे होता है कि जो मूल शब्द है उसके प्रारंभ में हम कुछ शब्दांश लगाते हैं। तो और जो पहले जो शब्दांश हम लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है ना। तो अब बात आती है कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या फिर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। केवल परिवर्तन ही नहीं लाते हैं बल्कि विशेषता भी ला देते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। और उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? मूल शब्द के पूर्व में, मूल शब्द के पहले। और उपसर्ग एक शब्दांश है। ठीक है। अब जैसे कि एक मूल शब्द है कार। कार में हमने प्र लगा दिया तो वो हो जाएगा प्रकार। इसी प्रकार से अगर कार में हमने आ लगा दिया तो आकार हो गया, एक नया शब्द बन गया। कार में हमने उप शब्दांश लगाया तो उपकार हो गया। कार में हमने अलंग लगा दिया तो अलंकार हो गया। और इन सब के जो अर्थ हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए कोई देश शब्द है, मूल शब्द है। देश में हमने वी उपसर्ग लगाया तो विदेश बन जाता है नया शब्द। देश में हमने स्व लगाया तो स्वदेश हो जाता है वो। देश में हमने उपसर्ग लगाया तो उपदेश, और देश में हमने अगर अनु लगाया तो वो अनुदेश यानी आदेश। ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि मूल शब्द के प्रारंभ में जो शब्दांश जुड़ते हैं उससे एक नए शब्दों का निर्माण होता है, जिससे कि हम नए शब्दों का निर्माण होता है। और जो शब्दांश लगाए जाते हैं मूल शब्द के पूर्व में, जो शब्दांश हम लगाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से जैसे गुण, मान लीजिए एक शब्द है, गुण के आगे हमने अगर सद लगा लिया तो सद्गुण हो जाएगा, और अगर हमने उसके आगे अव लगा दिया तो वो अवगुण हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल अर्थ बदल गया, है ना। तो उपसर्ग की परिभाषा क्या है कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के या जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग की हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि उपसर्ग शब्दों के आगे जुड़ते हैं, मूल शब्द के आगे उपसर्ग जुड़ते हैं। इनके प्रयोग से मूल शब्द का अर्थ नहीं बदलता। अगर हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो मूल शब्द का अर्थ वैसा का वैसा ही रहता है, वो नहीं बदलता। उपसर्ग आगे जोड़ने से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ जरूर बदल जाता है या फिर उसमें विशेषता आ जाती है। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते। उपसर्ग का कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। ये आपको मूल शब्द के साथ ही या शब्द के साथ ही इसका प्रयोग करना होता है। संस्कृत के अव्यय भी उपसर्ग की भांति ही प्रयोग होते हैं। जो संस्कृत के अव्यय हैं वो भी उपसर्ग की भांति ही हम उनको प्रयोग करते हैं। अब उपसर्ग के भेद, तो उपसर्गों को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं, और अंग्रेजी के उपसर्ग।
तो यहाँ पर आपको संस्कृत के कुछ उपसर्ग बताए गए हैं, जैसे अ, अति, अधि, अनु, अप, अभि। तो ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, इनको जोड़ने से, इनको आगे लगा देने से मूल शब्द के तो नया शब्द बनता है। ये शब्द रचना यहाँ पर दी हुई है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे आपके ये देखेंगे आप तो ये देखिए हिंदी के उपसर्ग दिए हुए हैं आपको यहाँ पर कुछ, है ना। और उसके बाद उर्दू के उपसर्ग हैं ऐन, कम, खुश। यहाँ पर आप देखिए गैर, दर, ना, ब, पद, बा, बिला, वे, बे, ला, हम, हर, सर। तो इनको हम मूल शब्द के साथ जब हम ये उपसर्गों को लगाते हैं, तो जैसे कि पंच एक शब्द है, पंच के आगे हमने सर उपसर्ग लगा दिया तो सरपंच हो जाएगा। ताज, ताज के आगे हमने सर लगा दिया, सरताज हो जाएगा। ऐसे बहुत से ही आपके उर्दू के उपसर्ग दिए गए हैं। फिर संस्कृत के कुछ अव्यय जो हैं वो उपसर्ग की भांति ही प्रयोग किए जाते हैं, वो यहाँ पर दिए हुए हैं आपको। अंग्रेज़ी के उपसर्ग दिए हुए हैं। और यहाँ पर विशेष बात एक है कि एक साथ दो उपसर्गों का प्रयोग और कुछ शब्दों का निर्माण दो उपसर्गों से होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर उपसर्ग है वी और आ। क्या उपसर्ग दिया हुआ है यहाँ पर आपको? वी और आ। तो क्या बना उससे? व्याकरण शब्द बना। मूल शब्द करण है और एक उपसर्ग है वी और एक उपसर्ग है आ, तो उससे बना आपका व्याकरण। उसी प्रकार से एक परिउपसर्ग है, एक आ उपसर्ग है, मूल शब्द वर्ण है, तो क्या बना? पर्यावरण। तो कहीं कहीं पर दो उपसर्गों का भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये मैंने आपको बताया कि उपसर्ग क्या है। बहुत आसान सा है कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो कि मूल शब्द के प्रारंभ में या मूल शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं और जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, नया शब्द बनाते हैं, ठीक है ना। और ये उपसर्ग जो होते हैं वे शब्दांश हैं, शब्द नहीं हैं। और ये किसके आगे लगते हैं? मूल शब्द के या शब्द के आगे, किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और उस शब्द के अर्थ में और उसके प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता ला देते हैं। फिर यहाँ पर हमने आपको कुछ उपसर्ग की परिभाषाएं हमने देखी, उपसर्ग की हमने विशेषता देखी। विशेषता क्या है कि उपसर्ग शब्दों के आगे जुड़ते हैं, इनके प्रयोग से मूल शब्द का अर्थ नहीं बदलता है और फिर इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और संस्कृत के अवयव भी उपसर्ग की भांति ही प्रयोग होते हैं। और जो उपसर्ग के भेद हैं उन्हें उपसर्गों को हमने 5 भागों में बांटा है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो इतना हमने जाना। यहाँ पर उपसर्ग दिए हुए हैं संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के, इनसे नया शब्द जो बना, शब्द रचना वो दी हुई है। तो आशा है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कल हम इसके प्रश्नों पर आपको भेजेंगे।